नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मजेदार किस्से YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नागलोक के राजा वासिक और राजा परीक्षित की कहानी का भाग 4। भाग 3 में आपने देखा कि राजा वासिक अपनी बीमारी को लेकर पुरोहितों को किस प्रकार धमकी देते हैं और पुरोहित भयभीत रहते हैं। तो सुनिए श्रोताओं, भाग 4 में क्या होता है। अगली सुबह सभी पंडित अपनी अपनी पोथी पुस्तक ले और बुजुर्ग पंडित को पालकी में बैठाकर राजा वासिक के दरबार की ओर चल देते हैं। दरबार का समय हुआ और चौपाल पर जैसे बुजुर्ग पंडित ने समझाया था उसी प्रकार सारे पंडित उनके पीछे बैठ गए। बुजुर्ग पंडित सबसे अधिक ज्ञानी थे, इसीलिए उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा दिया गया। अब जैसे ही राजा वासिक दरबार में उपस्थित हुए तो सभी पुरोहित आदर सम्मान से खड़े हो गए। राजा ने अपनी गद्दी पर विराजमान होने के बाद सभी को बैठने का आदेश दिया। राजा वासिक कहने लगा, हाँ तो पुरोहितों, हमें बताइए आपने अपनी विद्या से क्या ज्ञात किया, हमें कौन सा रोग हुआ है और इसके होने का क्या कारण है। श्रोताओं, बुजुर्ग पंडित हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, महाराज, हमें आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपको कोढ़ नामक रोग हुआ है, जिसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। श्रोताओं, राजा वासिक कहने लगते हैं, कहानी? कौन सी कहानी? श्रोताओं, बुजुर्ग पंडित कहने लगा, महाराज गलती माफ करें, किंतु आपने अपनी ही पुत्री को गलत नजरों से देखा है और उसके साथ संभोग करने का मन में विचार किया है, इसलिए आपको इस भयंकर रोग ने अपनी गिरफ्त में लिया है। श्रोताओं, राजा वासिक गुस्से में कहने लगे, ठहर जाओ पंडित, आपका अगला शब्द हमें आपको फांसी की सजा का हुक्म सुनाने पर मजबूर कर सकता है। यदि आप हमसे उम्र में बड़े ना होते तो हम अभी आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। श्रोताओं, बुजुर्ग पंडित कहने लगा, लेकिन महाराज सत्य यही है और इससे आप दूर नहीं भाग सकते। श्रोताओं, राजा वासिक कहने लगे, किंतु मूर्ख पंडित, ये तो समग्र नागलोक जानता है कि हमारे कोई पुत्री ही नहीं है। इतना सुनकर श्रोताओं, बुजुर्ग पंडित कहने लगा, हाथ जोड़कर क्षमा करें महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर आपको केवल महारानी ही दे सकती है। और हाँ महाराज, मेरी बातों पर संकोच मत करना, क्योंकि ये रत्ती भर भी गलत नहीं। पुरोहिती की बात सुनकर राजा धीरे धीरे समझ में आने लगी। राजा को खुद के खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र की महक आने लगी थी, जिसका जवाब केवल रानी के पास था। श्रोता, पुरोहितों की सारी बात सुनने के बाद राजा बोले, तो इस रोग से निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा। श्रोताओं, बुजुर्ग पंडित कहने लगे, महाराज, आप अपनी जिस पुत्री को नकार रहे हैं, केवल वही आपको इस रोग से निजात दिला सकती है। आपकी पुत्री यानी राजकुमारी को अकेले ही पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होगी, जहाँ एक झालरा नामक कुआ है। श्रोताओं, जिसको भालरा भी कहा गया है। यदि राजकुमारी उस कुएं से एक मटका जल लाकर आपको स्नान करा दे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, अन्यथा आप जो मर्जी दवा करवा ले, आपका ये रोग कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नागलोक पर इसका कोई उपचार नहीं है। अचानक राजा वासिक के दिमाग में कोई विचार आया और वह खड़े होकर महल की ओर चल दिए और वहां जाकर रानी से बोले, महारानी, हम जो भी आपसे पूछेंगे उसका हमें सत्य में जवाब चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। श्रोताओं, राजा के मुख से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर रानी घबराने लगी। उनके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगा कि कहीं महाराज को राजकुमारी के विषय में मालूम तो नहीं चल गया, जो कि आगे सही साबित होने वाली थी। श्रोताओं, रानी घबराते हुए कहने लगी, कहिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं। राजा वासिक कहने लगे, रानी, क्या हमारे कोई पुत्री भी है क्या?
ये प्रश्न सुनते ही रानी के हाथ पैर कांपने लगे और घबराते हुए बोली थी महाराज, किंतु आपने उसे जन्म लेते ही मरवा दिया था, क्या आप ये भूल गए हैं? श्रोताओं, राजा बासिक कहने लगे, रानी, हमने आपसे पहले ही कहा था, यदि आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश करेंगी तो परिणाम बुरे ही होंगे। हमें अभी इसकी सूचना हमारे राज्य के पुरोहितों ने दी है और आप जानती हैं कि हमारे राज्य के पुरोहित कभी भी झूठ नहीं बोलते। इसीलिए सत्य क्या है हमें बता दीजिए। श्रोताओं, रानी शांत खड़े होकर राजा से नजरें चुराने लगी। रानी को चुपचाप खड़ा देखकर राजा बासिक को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि रानी ने जरूर उनके खिलाफ एक साजिश रची है। रानी कहने लगी, महाराज, मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगी। आप चाहे तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकते हैं या मुझे कोई और सजा भी दे सकते हैं। मैं कोई भी सजा कबूलने के लिए तैयार हूँ। श्रोताओं, ये बात सुनते ही राजा बासिक की आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, रानी, भला मैं एक दुखियारा आदमी किसी को क्या सजा दे सकता हूँ? मुझे तो अपनी ही जिंदगी की डोर टूटती नजर आ रही है। रानी, केवल आपकी सहायता से ही हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। यदि आपने हमसे कोई बात छुपाई है तो कृपा हमें बता दीजिए। हम पुरानी सभी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप किसी भी सजा की भागीदार नहीं होंगे। फिर श्रोताओं, राजा बासिक ने पंडितों के साथ दरबार में हुई सारी वार्ता रानी को बता दी। श्रोताओं, इतना सुनने के बाद रानी कहने लगी, किंतु महाराज, यदि आप स्वस्थ होने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो, क्योंकि मैं अपना साथ देने वाले किसी भी साथी को सजा का भागीदार नहीं बनने दूंगा। इतना सुनते ही राजा बासिक कहने लगे, श्रोताओं, रानी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको और आपका साथ देने वाले को किसी भी सजा का भागीदार नहीं बनने देंगे, बल्कि उनके प्रति आदर सम्मान का भाव रखेंगे। श्रोताओं, पहले के समय में एक वचन का बहुत बड़ा मोल हुआ करता था। यदि कोई उस वचन को तोड़ता या उस वचन से मुकरता तो वह बहुत भयंकर कष्टों से घिर जाता था। इसीलिए पहले के लोग अपनी बातों से मुकरते नहीं थे, वादे के पक्के होते थे। इतना सुनकर रानी कहने लगी, तो ठीक है महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं आपको सारा सत्य बता दूंगी। इतना सुनकर राजा बासिक कहने लगे और वचन भरने लगे, आका चूकू बाका चूकू, तेरा वचन चूकू तो धोबी के कुंड में कंकर होकर सूखू। ये मंत्र के रूप में एक वचन होता था। रानी कहने लगी, ठीक है महाराज। और फिर रानी ने शीला सेठानी और रतन सेठ, बांदी और खुद रानी चारों ने मिलकर जो योजना बनाई थी वो सारी योजना राजा को सुना डाली और कहा, आज हमारी राजकुमारी 18 वर्ष की हो चुकी है और मेरी सहेली शीला सेठानी की हवेली में रहती है। रानी की बात सुनने के बाद राजा सोच में पड़ गए और अपने माथे पर थप्पी मारकर कहने लगे, यानी हमारे पंडित बिल्कुल सही कह रहे थे। फिर राजा को वह दृश्य याद आ गया जब वो रतन सेठ की हवेली के आगे से गुजर रहे थे और हवेली की छत पर एक खूबसूरत कन्या अपने केस सुखा रही थी। राजा को अपनी गलती का एहसास अब हो चुका था। श्रोताओं, राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए प्रसन्नता के मुख से रानी से पूछा, रानी, आपने हमारी राजकुमारी का नाम तो बताया ही नहीं। श्रोताओं, रानी कहने लगी, महाराज, पंडितों ने उसका नाम निहाल दे रखा है। राजा कहने लगा, वाह, जैसी हमारी राजकुमारी सुंदर वैसा ही उसका नाम भी और भी ज्यादा अति सुंदर है। राजा बासिक ने अपने वचन अनुसार ढोल नगाड़ों व बैंड बाजों के साथ राजकुमारी और सेठ सेठानी का महल में भव्य स्वागत किया। श्रोताओं, अब नागलोक में तो बहुत खुशियां मनाई जा रही थी, आदर भाव व अभिवादन किए जा रहे थे। शीला व रतन सेठ का बहुत बड़ा सत्कार किया जा रहा था। रानी अपनी निहालदे पर बहुत लाड प्यार लुटा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीलोक के राजा पारीक के दरबार में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। राजा पंडितों से विचार विमर्श कर रहे थे
कि हमारा परीक्षित 18 वर्ष का बालिग हो चुका है, अब हमें आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उनमें से एक पंडित ने अपनी राय देते हुए कहा, महाराज, हमारे विचार से तो अब वह वक्त आ चुका है जब राजकुमार परीक्षित को सारी बातें बता देनी चाहिए। राजा पारीक भी इस निर्णय से सहमत हुए और राजकुमार परीक्षित को सभा में बुलाने का आदेश दे दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमार परीक्षित सभा में उपस्थित होते हैं और राजा पारीक पुरोहितों और मंत्रियों का अभिवादन करते हुए अपने आसन पर बैठ जाते हैं। श्रोताओं, परीक्षित जी कहने लगते हैं, कहिए महाराज, हमें सभा में याद करने का क्या कारण रहा। इतना सुनते ही राजा पारीक कहने लगते हैं, पुत्र, हम काफी वक्त से आपको एक बात बताना चाहते थे, किंतु हम सही समय का इंतजार कर रहे थे और हमें लगता है आज वह सही समय आ गया है, इसलिए आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। फिर राजा पारीक ने राजकुमार परीक्षित को नागलोक के राजा बासिक से हुई उस मुलाकात और उनके बीच हुए बातों की सारी गठरी राजकुमार परीक्षित को सुना दी और बताया कि कैसे अब राजा बासिक अपने वादे से मुकर रहे हैं, किंतु हमें वही पुत्र वधू चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में लोग हम पर हंसे और हमें ताना दें कि राजा पारीक नागलोक वालों से डर गया, इसीलिए अपने राजकुमार की शादी कहीं और कर रहा है। इसीलिए पुत्र, अब समय आ गया है जब आप हमारी पुत्र वधू को अपने महल में लेकर आए। इतना कहकर राजा अपने सिंहासन से खड़े होकर वहां से चले गए। राजा पारीक के वहां से जाने के बाद राजकुमार परीक्षित ने पंडितों से आग्रह किया और बोले, कृपा आप मुझे बताइए कि मैं राजकुमारी को नागलोक से कैसे ला सकता हूँ। श्रोताओं, पंडित राजकुमार से कहने लगते हैं, राजा बासिक को एक कोढ़ नामक रोग हुआ है, जिसकी असहनीय पीड़ा उनसे सही नहीं जा रही है। समस्त नागलोक के ज्ञानी वेद हकीम भी इसका इलाज नहीं कर सकते। राजा बासिक केवल तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब राजकुमारी निहालदे पृथ्वी लोक पर स्थित झालरा नामक कुएं से एक मटकी पानी ले जाकर अपने पिता को स्नान करा दे, अन्यथा वे इस रोग से कभी निजात नहीं पा सकते। और यही वह क्षण है जब राजकुमारी पृथ्वी लोक पर पानी भरने आएगी। वहां से आप राजकुमारी को राजी नहीं तो गैर राजी ला सकते हैं। और हाँ, गलती से भी नागलोक जाने का निर्णय मत करना, क्योंकि वहाँ एक से एक बलधारी नाग योद्धा है जो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। श्रोताओं, परीक्षित जी कहने लगे, किसी स्त्री के साथ अप्रिय व्यवहार करना मेरे संस्कारों में नहीं है, किंतु मैं आपको सारी बात समझ गया हूँ। अब आगे का काम आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए और किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए और पिताजी से कह देना कि हम उनकी पुत्र वधू को साथ लेकर ही लौटेंगे। दूसरी सुबह राजकुमार परीक्षित अपने साथ एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी ले झालरा नामक कुएं पर पहुंच गए। श्रोताओं, और वहीं पर अपना तंबू लगाकर डेरा डाल लिया और निहालदे की आने की प्रतीक्षा करने लगे। श्रोताओं, भाग 5 में आप देखेंगे कि क्या राजकुमार परीक्षित राजकुमारी निहालदे को अपने साथ लाने में सफल हो पाएंगे। यदि हाँ, तो राजा बासिक कभी कोढ़ से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। आखिर क्या निकलेगा इन सब का परिणाम? या इंसानों और नागों के बीच एक भयंकर युद्ध होगा या कोई समस्या का समाधान निकल पाएगा जो अभी कल्पना से परे है? ये जानने के लिए श्रोताओं, आप हमारे अद्भुत मजेदार किस्से YouTube चैनल पर बने रहें। जल्द ही हम आपके लिए भाग 5 लेकर आएंगे। और श्रोताओं, आपसे हमारा एक विनम्र शब्दों में निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हमारी मेहनत बेकार है। इसलिए श्रोताओं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।